नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस नोट सीरीज के 6वें लेक्चर में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के संपूर्ण इतिहास के पार्ट 2 के बारे में तथा साथ ही इल्तुतमिश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस और फैक्ट्स पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। टॉपिक का पूरा कंटेंट कम से कम 20 पुस्तकों से न्यू एग्जाम पैटर्न पर बनाया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाया, इल्तुतमिश के बारे में पार्ट 1 हम करा चुके हैं और आज हम इल्तुतमिश का पार्ट 2 करा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियोज में हमने पढ़ा दिया था और पिछली वीडियोज को पढ़ाने के बाद में हमने अपना जो टॉपिक है वो मंगोल समस्या पर छोड़ा था। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इल्तुतमिश के राज्याभिषेक और इल्तुतमिश के जीवन परिचय के बारे में बताया और इल्तुतमिश के सामने जो बाहरी चुनौतियाँ थी उनका दमन उसने कैसे किया, जैसे ताजुद्दीन यलदौज का दमन कैसे किया, नसरुद्दीन कुवाचा का दमन कैसे किया, जो बाहरी कुछ समस्याएं थी उन समस्याओं को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मंगोल समस्या से कि इल्तुतमिश के सामने मंगोलों की क्या क्या समस्याएं थीं और उनका उसने निराकरण कैसे किया था। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला, एक बात ये भी आपको समझ में आ गई होगी कि हम अपना कंटेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स के माध्यम से कंप्लीट कराते हैं, जिससे क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होती है और याद भी जल्दी होता है। देखो, पहला क्वेश्चन है और एक बात और है इसके अलावा कि ये जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखे हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। इन क्वेश्चनों के आधार पर हमने पूरा कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि मंगोलों का सर्वप्रथम आगमन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक है जिसके शासनकाल में भारत में मंगोलों का सर्वप्रथम आगमन हुआ था। सबसे पहले मंगोलों का आगमन भारत के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, इससे पहले मंगोल भारत की तरफ नहीं आए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका भी सही आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। 1220 से लेकर 1221 के बीच में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का फैक्ट्स देख लीजिए कि मंगोल मंगोलिया क्षेत्र के कबीलियाई लोग थे। मंगोल कौन थे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको बता देना कि मंगोलियाई क्षेत्र के कबीलियाई लोग थे ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कि 1206 ईस्वी में चंगेज खां मंगोलों का शासक बना था और इसने ही भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां ने ही सबसे पहले मंगोलों में, ये बात भी याद रखनी है। इसके अलावा चंगेज खां का मूल नाम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था। तो चंगेज खां का मूल नाम था तिमुचिन था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि चंगेज खां को खुदा का कहर कहा जाता था। ठीक है, ये इसकी उपाधि थी, लोग इसको खुदा का कहर कहते थे और वह अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने में क्या करता था, गर्व अनुभव करता था। 1309 ईस्वी तक संपूर्ण मध्य एशिया पर चंगेज खां ने अधिकार कर लिया था और चंगेज खां ईरान यानी पर्सिया के शासक थे। ख्वारिज्म शाह उनको पराजित किया था और उनके पुत्र यानी राजकुमार जलालुद्दीन मांगवर्णी का पीछा करते हुए भारत आया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि चंगेज खां भारत क्यों आया था, यानी चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था या भारत उसका आगमन क्यों हुआ था। तो याद रखना है, ईरान जिसको पहले पर्सिया बोला जाता था, तो ईरान के शासक थे ख्वारिज्म शाह, उनको उसने युद्ध में पराजित किया था और जो उसका पुत्र था राजकुमार जलालुद्दीन मांगवर्णी वो भारत की तरफ भाग आया था। उसका पीछा करते हुए चंगेज खां भारत आया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए कि 24 नवंबर 1221 ईस्वी को सिंधु नदी के किनारे चंगेज खां और जलालुद्दीन मांगवर्णी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे सिंधु नदी का युद्ध भी कहते हैं। ये बात याद रखना है। तो 24 नवंबर 1221 ये डेट याद रखनी है, सिंधु नदी याद रखनी है, किस नदी के किनारे हुआ था चंगेज खां और जलालुद्दीन मांगवर्णी का युद्ध, ये बात याद रखनी है, जिसमें जलालुद्दीन मांगवर्णी पराजित हुआ था तथा जान बचाने के लिए सिंधु नदी में कूदा था। इस स्थान को चोले जलाली कहते हैं। यहाँ से जलालुद्दीन मांगवर्णी पंजाब क्षेत्र में आ गया और यही वह पहला अवसर था जब सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का खतरा मंडराने लगा था। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि देखिए ईरान से जलालुद्दीन मांगवर्णी भागकर आया, उसका पीछा करते हुए चंगेज खां भी आया, दोनों के मध्य सिंधु नदी के किनारे युद्ध हुआ जिसमें मांगवर्णी पराजित हुआ था और वह सिंधु नदी में कूदकर भाग गया था और भागकर कहाँ पहुँच गया था, पंजाब पहुँच गया था। ठीक है, अब उसके बाद में
पंजाब पहुंच गया तो वो सिंधु नदी की दूसरी ओर चंगेज खां उसको ढूंढने लगा, उसका इंतजार करने लगा था। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि जलालुद्दीन मांगवरनी ने सिंधु सागर के खोखरों की राजकुमारी एलिना से विवाह किया। एक बात याद रखनी है, यानी जो पंजाब क्षेत्र में आ गया उसके बाद में उसने सिंधु सागर के जो खोखर थे उनकी राजकुमारी थी एलिना से विवाह किया, जिसके कारण उसे खोखरों का सहयोग मिल गया। ठीक है, अब इसने खोखरों का सहयोग प्राप्त कर लिया जलालुद्दीन मांगवरनी ने। उसके बाद में जलालुद्दीन मांगवरनी व खोखरों ने मिलकर सिंध के जो शासक थे नसरुद्दीन कुवाचा, सिंध और मतलब उच्छ और मुल्तान के शासक थे नसरुद्दीन कुवाचा, इसको पराजित करके सियालकोट पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद मांगवरनी ने अपने दूत को इल्तुतमिश के दरबार में सहायता हेतु भेजा था। तो एक बात समझ में आ गई, खोखरों का सिंध प्रदेश इसको मिल गया, नसरुद्दीन कुवाचा का जो क्षेत्र था सियालकोट उस पर इसने जलालुद्दीन मांगवरनी ने कब्जा किया। अब इसने थोड़ी बहुत सेना जुटा ली थी। अब ये चाह रहा था कि इल्तुतमिश मेरी सहायता और कर दे तो मैं मंगोलों का क्या कर लूँ, सामना कर लूँ। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए कि किस सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खां का राजदूत दिल्ली सल्तनत की राज्यसभा में आया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां का राजदूत आया था। ठीक है, तो याद रखना चंगेज खां का भी राजदूत आया था और जलालुद्दीन मांगवरनी का, दोनों ने ही अपने राजदूत भेजे थे। चंगेज खां ने इसलिए भेजे थे कि भाई जलालुद्दीन मांगवरनी अगर आपके पास सहायता मांगने आए उसको सहायता नहीं देनी है, अगर वो आपको मिल जाता है उसको हमें सौंपना है। जलालुद्दीन मांगवरनी ये चाहता था अपने दूत के माध्यम से कि इल्तुतमिश उसकी मंगोलों से लड़ने में क्या करे, सहायता प्रदान करे उसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो इसका सही आंसर है 1221 ईस्वी में हुए थे। जलालुद्दीन मांगवरनी का पीछा करते हुए आए थे और सिंधु नदी पर इकट्ठे हो गए थे आकर। ठीक है, नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन मांगवरनी ने इल्तुतमिश के पास शरण मांगने हेतु अपने किस दूत को भेजा था? ठीक है, तो जलालुद्दीन मांगवरनी ने अपना एक दूत भेजा था, आइन उल मुल्क नाम का एक दूत था और ये इल्तुतमिश के पास भेजा गया था जलालुद्दीन मांगवरनी के द्वारा। और इल्तुतमिश से ये मंगोलों के खिलाफ क्या चाहते थे, सहायता चाहते थे। अब फैक्ट्स देखिए इसमें कि इल्तुतमिश ने इस दूत का क्या करवा दिया था, वध करवा दिया था और नम्रतापूर्वक कहलवा भेजा कि दिल्ली की जलवायु उसके अनुरूप नहीं रहेगी, यानी उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको सहायता देने से मना कर दिया था जलालुद्दीन मांगवरनी को इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि जलालुद्दीन मांगवरनी ईरान वापस कब गया? ठीक है, तो 1224 में जलालुद्दीन मांगवरनी ईरान वापस चला गया। उस समय तक एक खोखरों के अधीन यानी सिंध प्रदेश में ही घूमता रहा था इधर से उधर। 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है और 1228 ईस्वी में जिस क्षेत्र पर जलालुद्दीन मांगवरनी ने कब्जा किया था यानी उच्च मुल्तान और लाहौर, इन सभी क्षेत्रों पर इल्तुतमिश का क्या हो जाता है, 1228 में अधिकार हो जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिंध राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया, यानी जो सिंध राज्य के सुमरा शासक थे उनको इसने अपने अधीन किया, लेकिन उनके साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में ना मिलाकर उनको एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में रखा। यानी ये कह सकते हैं इधर से मंगोल हैं, ये सिंध हो गया, इधर से दिल्ली सल्तनत की सीमा, ये बीच का राज्य हो गया था मंगोल और दिल्ली सल्तनत के बीच में। कौन सा प्रदेश? सिंध प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये। अगला पॉइंट है मानाभिषेक यानी खिल्लत या खिलअत प्राप्ति, यानी इल्तुतमिश ने मानाभिषेक यानी खिलअत किससे प्राप्त किया था और उसकी प्राप्ति के कारण क्या थे? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखिए कि किस उद्देश्य से इल्तुतमिश ने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया था? खलीफा से अधिकार पत्र का मतलब खिलअत प्राप्त की थी। तो याद रखना सत्ता पर पकड़ मजबूत करने हेतु, क्योंकि अगर खलीफा उसको सुल्तान के रूप में मान्यता दे देता है तो वह मजबूती से यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं वैधानिक रूप से दिल्ली का सुल्तान बन सकता था, क्योंकि ये पहले गुलाम था। गुलाम होने के बाद में ये इसको दास मुक्ति पत्र मिला, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का कोई वंशानुगत शासक नहीं था और किसी भी शासक का ये उत्तराधिकारी नहीं था। ये अमीरों के द्वारा चुना गया, इसको बुलाया गया, उसके बाद में दिल्ली का शासक बना। तो कुछ अमीर वर्ग इस चीज़ का क्या करते थे, विरोध भी करते थे। तो वह ये चाह रहा था कि मैं खलीफा से मान्यता प्राप्त करके सुल्तान बन जाऊं तो मैं वैधानिक सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त सुल्तान कहलाऊंगा। तो सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए इल्तुतमिश ने खलीफा से खिलअत प्राप्त करने के लिए अधिकार पत्र प्राप्त किया था।
फैक्ट्स देखिए कि बाहरी समस्याओं से निपटने के बाद इल्तुतमिश के समक्ष अपने विरोधी दरबार यानी अमीर वर्ग को शांत करने तथा इस्लामी दुनिया का समर्थन प्राप्त करने हेतु खलीफा से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यही सुल्तान था इल्तुतमिश। इससे पहले दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने खलीफा से कोई भी खिलाफत प्राप्त नहीं की थी, कोई भी प्रतिष्ठान पत्र यानी अधिकार पत्र प्राप्त नहीं किया था। तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जिसने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 18 फरवरी 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता देने वाला खलीफा कौन था? तो देखिए, इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता देने वाला खलीफा था अल मुस्तसिर बिल्लाह। ये बगदाद के अब्बासी खलीफा थे, अंतिम अब्बासी खलीफा थे, याद रखना है। अंतिम खलीफा भी हैं ये बगदाद के, अल मुस्तसिर बिल्लाह। क्लियर। फैक्ट्स देखिएगा कि खलीफा का मूल नाम अबू जफ़र अल मंसूर था। इल्तुतमिश ने सुल्तान पद की स्वीकृति 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुस्तसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। खलीफा ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र तथा सम्मान सूचक वस्त्र, जिनको खिलअत बोला जाता है, तो खिलअत प्रदान की थी। इस प्रकार खलीफा से प्राप्त अधिकार पत्र में इल्तुतमिश द्वारा विजित सभी देश सागर पर सुल्तान आजम व हिंदुस्तान के सुल्तान के रूप में उसको अधिकार दिया गया था। ठीक है, याद रखना है, खलीफा ने उसको कहा कि इसके द्वारा जितने भी विजित प्रदेश हैं और जितने भी प्रदेश पर वह शासन करता है उन प्रदेशों का वह सुल्तान आजम है और हिंदुस्तान का सुल्तान है, ऐसा अधिकार दिया था खलीफा ने इल्तुतमिश को। क्लियर पॉइंट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट अगला है पॉइंट कि इसके अलावा खलीफा ने इसे नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी निष्ठावानों के नेता के सहायक की उपाधि से भी नवाजा था। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से दो बनते हैं कि इल्तुतमिश को हिंदुस्तान के सुल्तान की उपाधि और सुल्तान आजम की उपाधि या नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर होगा बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर ने। ठीक है, और इसके बाद में इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का प्रतिनिधि यानी दूत भी प्रदर्शित किया था, यानी अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि बताया था। और इसके अलावा इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर बिल्लाह के नाम के सिक्के भी चलाए थे, यानी इसने इस खलीफा का यानी अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह का नाम अपने सिक्कों पर भी लिखवाया था, यानी इसके नाम के सिक्के भी चलाए थे इल्तुतमिश ने। क्लियर पॉइंट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इल्तुतमिश ने किस वर्ष नासिर अमीर उल मोमिनीन और सुल्तान आजम की उपाधि से नवाजा गया था? तो याद रखना है, इल्तुतमिश को 1229 में नासिर अमीर उल मोमिनीन और सुल्तान आजम की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1220 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल नासिर मुस्तसिर बिल्लाह मंसूर ने किस बदायूं मूल के निवासी को अपना दूत बनाकर इल्तुतमिश के दरबार में भेजा था? ठीक है, तो 1220 में देखिए इस अब्बासी खलीफा ने बदायूं मूल का एक निवासी था उसके पास, उसको दूत बनाकर इल्तुतमिश के दरबार में भी भेजा था, जिसका नाम था मौलाना रजी उद्दीन हसन सगानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये चीज़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के लिए बगदाद से खलीफा अल नासिर मुस्तसिर बिल्लाह मंसूर का कौन सा दूत सफीनत उल खुलफा की एक प्रति लाया था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिए कि भाई जब 1229 में इल्तुतमिश ने अब्बासी खलीफा से खिलत प्राप्त करने के लिए यानी वैधानिक अधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए दूत भेजा, उसके बाद में खलीफा ने अपने कौन से दूत को उसका अधिकार पत्र देने यानी सफीनत उल खुलफा को देने के लिए भेजा था? तो उसका नाम था काजी जलाल उरूस। एक काजी जलाल उरूस बगदाद से इल्तुतमिश का अधिकार पत्र यानी सुल्तान का वैधानिक अधिकार पत्र और खिलअत लेकर आया था। ठीक है, अब फैक्ट्स देखिएगा कि यह खलीफा द्वारा मान्यता पत्र और हस्ताक्षरित लेख था। ठीक है, ये सफीनत खुलफा क्या था कि खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त पत्र था जिसमें खलीफा के क्या थे? हस्ताक्षर थे, यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं खलीफा के सिग्नेचर वाला मान्यता पत्र था, जिसको हम क्या कहते हैं? सफीनत उल खुलफा कहते हैं, जिसमें इल्तुतमिश को सुल्तान पद की क्या दी गई थी? स्वीकृति प्रदान
की गई थी। यानी इस अधिकार पत्र में, इस लेख में कहा गया था कि इल्तुतमिश क्या है, अपने क्षेत्रों का सुल्तान है, वैधानिक सुल्तान है। इस पत्र के माध्यम से ही दिल्ली सल्तनत को गजनी से पृथक स्वतंत्र वैधानिक मान्यता व आध्यात्मिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था, गौर प्रदेश का शासक था, और मोहम्मद गौरी के ही द्वारा ये दिल्ली साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत क्या है, एक तरीके से गजनी साम्राज्य का हिस्सा माना जाती थी। लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में ये गजनी से स्वतंत्र यानी पृथक राज्य के रूप में इसको क्या दे दी गई थी, मान्यता दे दी गई थी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। इस कारण इल्तुतमिश को भारत में तुर्की राजवंश का पहला विधि सम्मत और वैधानिक शासक माना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत का पहला विधि सम्मत या वैधानिक शासक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। एक नोट याद रखना है कि बरनी के अनुसार जो एक सफ़ीनत उल खुल्फा है, इसकी प्रति कौन लेकर आया था, काजी जलाल उरूस लेकर आया था। लेकिन मिन्हास उस सिराज के अनुसार ये जो सफ़ीनत उल खुल्फा है, इसकी प्रति कौन लेकर आया था, रजी उद्दीन हसन सगानी लेकर आया था। थोड़ा सा ये लेखकों में क्या है, मतभेद है इस चीज़ को लेकर, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। वैसे इंपॉर्टेंट ये काजी जलाल उरूस को सही माना गया है, एक बार क्वेश्चन में आया था एग्जाम में, तो एग्जाम में सफ़ीनत उल खुल्फा की प्रति लाने वाला व्यक्ति काजी जलाल उरूस को बताया गया और इसी को सही माना गया था। लेकिन आपको दोनों याद रखने हैं, कैसी परिस्थिति हो जाए आपको उस परिस्थिति के अनुसार इनको यूज करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश द्वारा खलीफा से खिलहत प्राप्त करने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो यानी इल्तुतमिश ने खलीफा से खिलहत प्राप्त की थी, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका सही आंसर है तबकाते नासिरी ग्रंथ में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि इल्तुतमिश की आंतरिक समस्याएं व चुनौतियां कौन कौन सी थी। यानी भारी चुनौतियां तो हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे आंतरिक चुनौतियां, आंतरिक समस्याएं, यानी अब उसके अंदर की समस्या, यानी उसके दरबारी, उसके सरदार, उनकी क्या क्या समस्याएं थी उनके बारे में देखिए। अब देखिए सबसे पहली समस्या थी बंगाल व बिहार की समस्या। यानी इल्तुतमिश के सामने अपने ही राज्य में, अपने ही सल्तनत में जो सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहा था वो कौन कर रहा था, बंगाल बिहार कर रहा था, ठीक है। भारी समस्या में मैंने आपको ताजुद्दीन यलदौज के बारे में यानी गजनी की समस्या, नसरुद्दीन कुवाचा, उच्छ और मुल्तान की समस्या और मंगोल समस्या, इन तीनों समस्याओं के बारे में आपको कम्प्लीटली करा दिया है, ठीक है। अब हम आंतरिक समस्याओं में बंगाल और बिहार की समस्या सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए अली मर्दान, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जब कुतुबुद्दीन ऐबक कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में मैंने आपको अली मर्दान के बारे में कम्प्लीटली बता दिया था। तो ये वही अली मर्दान है जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से बंगाल का राज्य हासिल कर दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर छत्र धारण कर लिया था और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यानी अली मर्दान पहले तो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक की इसने अधीनता स्वीकार की, इस प्रकार बंगाल और बिहार किसके, दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, ये बंगाल और बिहार को स्वतंत्र घोषित कर अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। चलो ये भी देख लेते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद में नया मोड़, ट्विस्ट कहानी में क्या आता है कि 1211 ईस्वी में इसामुद्दीन इवाज खिलजी नाम का एक खिलजी सरदार होता है। ये क्या कर देता है, इसी अली मर्दान की हत्या कर देता है और खुद सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके बंगाल का शासक बन जाता है। पॉइंट क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने ही बंगाल और बिहार को लूटा और जीता था। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने कर दी, अली मर्दान ने कर दी थी। अली मर्दान को हटाकर खिलजी सरदारों ने मोहम्मद शेरा को क्या बनाया था, बंगाल बिहार का सुल्तान बनाया था। अली मर्दान भागकर किसके पास गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इसने मोहम्मद शेरा को पराजित करके मार दिया और फिर से दोबारा दिल्ली सल्तनत की अधीनता में क्या बन जाता है, बंगाल का शासक बन जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में अली मर्दान खुद को फिर से स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब फिर कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि अली मर्दान की भी हत्या कौन कर देता है आगे चलकर, इसामुद्दीन इवाज खिलजी नाम का एक खिलजी सरदार कर देता है 1211 ईस्वी में और खुद बंगाल का शासक बन जाता है। किस नाम से, सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से बन जाता है, ठीक है। अब ये अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है बंगाल में और अपने नाम के सिक्के भी चलाता है, ठीक है।
ये बात याद रखनी है। इसके अलावा इसने बगदाद के खलीफा से खिलाफत भी प्राप्त कर लेता है, यानी ये बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति भी ले लेता है, खिलाफत भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है। मिनहाज के अनुसार यह एक जनप्रिय, न्यायप्रिय, कल्याणकारी कार्य करवाने वाला शासक था। इस कारण इसके विरुद्ध बंगाल में विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है। अब क्या था कि ये न्यायप्रिय, कल्याणकारी रही व्यक्ति होने के कारण जो बंगाल की जनता थी वो उसका विद्रोह कर ही नहीं रही थी, क्योंकि उनका बढ़िया से सारे काम हो रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। तो इस कारण अब होता क्या है कि इधर इल्तुतमिश तो सोच रहा था कि भाई बंगाल फिर से आज़ाद स्वतंत्र हो गया है, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया था, तो इल्तुतमिश तो कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन ये क्या है, भारी समस्या में जूझ रहा था। मैंने आपको बताया कि 1228 ईस्वी तक ये भारी समस्या में उलझा रहा, फिर 1229 में खिलाफत प्राप्त करता है। जब ये भारी समस्या के कारण इल्तुतमिश उस समय बंगाल बिहार की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था। ठीक है। जब भारी समस्याओं से इल्तुतमिश निपट गया तो उसने अलाउद्दीन जानी के नेतृत्व में एक अभियान बंगाल भेजा था। ठीक है। अब क्या होता है कि 1228 ईस्वी के बाद में इल्तुतमिश क्या है कि भारी जितनी भी समस्याएं थी उनसे छुटकारा पा लेता है, और छुटकारा पाने के बाद में अब ये बंगाल और बिहार की तरफ सोचता है कि अब उसका क्या किया जाए, बंगाल और बिहार का क्या किया जाए। तो सबसे पहले अलाउद्दीन जानी के नेतृत्व में बंगाल की तरफ एक अभियान भेजता है, और अलाउद्दीन जानी से ये पराजित हो जाता है। कौन? इवाज, जो सुल्तान था वहाँ का इवाज, ये पराजित हो जाता है। और इवाज क्या करता है, इल्तुतमिश के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि कह देता है, इल्तुतमिश को छोड़ देता है, कह देता है अब तुम्हें क्या है कि दिल्ली सल्तनत की अधीनता में रहना है। तो ये दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर लेता है, दोबारा से इवाज कर लेता है। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इवाज खिलजी क्या करता है, इवाज खिलजी की एक बात देखिएगा कि जब युद्ध में हारने लगा तो इसने आत्मसमर्पण कर दिया और दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। इसके बाद में अलाउद्दीन जो जानी था जिसने इसको पराजित किया था, उसको बंगाल का इक्तादार नियुक्त कर देता है। कौन? इल्तुतमिश। लेकिन कुछ समय के बाद में जो इवाज खिलजी था ये पुनः बगावत कर देता है, दोबारा से फिर बगावत कर देता है कि भाई मैं तुम्हारे कोई अंडर फंडर में नहीं हूँ, कोई अधीन नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र शासक हूँ। तो इस स्थिति में अवध का जो सूबेदार होता है नसरुद्दीन मोहम्मद, जो इल्तुतमिश का पुत्र भी था और अवध का सूबेदार था उस समय, इसके नेतृत्व में बंगाल में फिर से अभियान किया जाता है और 1226 में युद्ध होता है। और इस युद्ध में इवाज खिलजी मारा जाता है और उसकी राजधानी पर नसरुद्दीन ने अधिकार कर लेता है। यानी जो नसरुद्दीन मोहम्मद होता है वो बंगाल की राजधानी होती है उस समय लखनऊ थी, उस पर अपना अधिकार करके बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है। अब कहानी में फिर ट्विस्ट आता है कि 1229 में जो नसरुद्दीन मोहम्मद था इल्तुतमिश का पुत्र, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। जैसे इसकी मृत्यु होती है बंगाल में पुनः अशांति उत्पन्न हो जाती है कि कौन शासक बनेगा, कौन शासक बनेगा, क्योंकि इवाज खिलजी तो मारा गया था 1226 में। तो एक खिलजी सरदार होते हैं बंगाल में, मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी, इनके नेतृत्व में बंगाल में फिर से विद्रोह हो जाता है कि हम कोई दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं है, अब हम दोबारा से अपना शासन स्थापित करेंगे। तो याद रखना है बंगाल में जो अफगानी विद्रोह करने वाले, ये अफगानी था। कौन था? ये अफगानी था। तो मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी, ठीक है, ये विद्रोह करने लग गया। तो याद रखना है क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बल्का खिलजी का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो बल्का खिलजी का विद्रोह बंगाल में किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। अब इसको विद्रोह दबाने के लिए 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश खुद बंगाल गया। ठीक है। यानी अब बल्का खिलजी का जो विद्रोह है इसको दबाने के लिए इल्तुतमिश खुद बंगाल जाता है और मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी के विद्रोह को समाप्त कर देता है। इस प्रकार 1230 से 31 ईस्वी में बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का फिर से अधिकार हो जाता है और ये दिल्ली सल्तनत का फिर से अंग हिस्सा बन जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश ने बंगाल व बिहार को दो अलग अलग सूबों में विभाजित किया। एक बात याद रखना, अब देखो पहले क्या था, यहाँ तक बंगाल और बिहार एक ही सूबा था, दोनों को मिला के एक ही सूबा था जो बख्तियार खिलजी ने एक स्वायत्त राज्य के रूप में बसाया था। लेकिन इल्तुतमिश ने देखा बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा सूबा है, इसलिए यहाँ पे बार बार विद्रोह हो जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए इसने बंगाल को अलग किया, बिहार को अलग करके एक दो नए सूबे बना दिए, अलग अलग सूबे बना दिए। ठीक है। और बिहार सूबे का गवर्नर इसने अलाउद्दीन जानी को बनाया तथा बंगाल का गवर्नर सैफुद्दीन ऐबक को बना दिया इसने। ठीक है। इस प्रकार इसने बंगाल और बिहार की समस्या को क्या किया? समाप्त किया। ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं, उनको देख लीजिए कि इल्तुतमिश के काल में बंगाल के किस शासक ने बगदाद के अब्बासी खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है इसामुद्दीन इवाज खिलजी ने।
ठीक है। इसने गयासुद्दीन सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी और गयासुद्दीन सुल्तान की उपाधि धारण करके बंगाल का सुल्तान बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है मलिक जानी को बिहार का पहला सूबेदार इसने बनाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने सैफुद्दीन ऐबक को युगांतक की उपाधि देकर लखनौती यानी बंगाल का प्रमुख बनाया था, यानी बंगाल का सूबेदार बनाया था? तो याद रखना, सैफुद्दीन ऐबक को सूबेदार किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था 1230-31 ईस्वी में। और सैफुद्दीन ऐबक को युगांतक की उपाधि दी थी किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस शासक ने बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 13वीं शताब्दी में बंगाल बिहार को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने की थी। अब हम बात कर लेते हैं राजपूत राज्यों के दमन के बारे में कि इल्तुतमिश ने राजपूत राज्यों का दमन कैसे किया, क्योंकि इसकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या राजपूत राज्य थे। इल्तुतमिश के शासन में जो सबसे बड़ी दूसरी जो समस्या पैदा कर रहे थे वो राजपूत राज्य पैदा कर रहे थे। अब देखो राजपूत राज्यों का दमन कैसे किया उसके बारे में समझिएगा कि 7 से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल कहलाता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ राजपूत शासकों की स्वतंत्रता समाप्त हो रही थी, जिसे पाने के लिए राजपूतों ने पुनः प्रयास किए। इस कारण इनके विरुद्ध इल्तुतमिश ने कई अभियान किए थे। ठीक है, इन अभियानों में देखो प्रमुख जो अभियान है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहला अभियान इल्तुतमिश का था रणथंभौर विजय। ठीक है, एक बात याद रखना है, सबसे पहले रणथंभौर अभियान पे गया था और इधर रजिया सुल्तान जो इसकी बेटी थी वो भी सबसे पहले अपना अभियान रणथंभौर पर ही करती है। ये बात याद रखनी, दोनों के बाद में कॉमन बात है। तो इल्तुतमिश ने अपना पहला अभियान 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर किया था और वहाँ के चौहान शासक वीर नारायण का शासन था इल्तुतमिश के आक्रमण के समय, अभियान के समय। ये याद रखना है कि इल्तुतमिश के रणथंभौर अभियान के समय रणथंभौर के शासक कौन थे? तो याद रखना चौहान शासक वीर नारायण थे और इल्तुतमिश ने रणथंभौर अभियान कब किया था? 1226 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला है मंडौर के विरुद्ध अभियान। मंडौर जोधपुर में पड़ता है, उस समय जोधपुर की राजधानी भी रही थी कुछ समय ये। तो याद रखना है कि 1227 ईस्वी में मंडौर के विरुद्ध इल्तुतमिश ने अभियान किया था और उस समय यहाँ पर इंदा शाखा के परिहार यानी प्रतिहार राजपूतों का शासन था मंडौर पर। क्लियर। तीसरा अभियान जालौर के विरुद्ध किया था इल्तुतमिश ने 1228 से 1229 ईस्वी में और उस समय जालौर के शासक थे चौहान उदय सिंह। ठीक है, चौहान शासक थे, उदय सिंह इनका शासन था। इसके बाद में 1228-29 ईस्वी में इसने बयाना पर अभियान किया, थंगीर को जीता, अजमेर पर भी अभियान किया 1228-29 ईस्वी में और उसके बाद में नागौर पर विजय भी प्राप्त की थी 1230 ईस्वी में। फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट अभियान आते हैं इसके ग्वालियर दुर्ग पर विजय। ये सबसे इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट अभियान है ग्वालियर दुर्ग अभियान। इसने 1231 में किया था और यहाँ पर परिहार शासक मलय वर्मा देव का शासन था ग्वालियर पर। इनको पराजित करके इसने ग्वालियर दुर्ग पर अपना अधिकार किया था। ठीक है, फिर है कालिंजर अभियान। ठीक है, कालिंजर अभियान इल्तुतमिश ने 1233 से 1234 ईस्वी में किया था और कालिंजर पर चंदेल राजा त्रिलोक वर्मा का शासन था। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला है नागदा। नागदा को इसने लूटा था 1234 ईस्वी में। जैत्र सिंह गुहिलोत का उस समय शासन था, मेवाड़ के शासक थे जैत्र सिंह गुहिलोत के समय इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया था। फिर उसके बाद में आता है अनिलवाड़ा अभियान। अनिलवाड़ा पर ये 1234 ईस्वी में आक्रमण करता है। यहाँ पे चालुक्य सोलंकी शासकों का शासन था और सबसे अंतिम अभियान था इसका मालवा अभियान जो इसने 1235 ईस्वी में किया था। मालवा अभियान भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसके ग्वालियर अभियान से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे गए हैं और मालवा अभियान से संबंधित क्वेश्चन भी खूब एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए इनके अभियानों से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किस अभियान के दौरान भिलसा दुर्ग पर अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर है मालवा अभियान के दौरान। तो मालवा अभियान इसने 35 में किया था, 1235 ईस्वी में किया था और 1235 ईस्वी में ही मालवा अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने भिलसा दुर्ग पर अधिकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किस अभियान के दौरान उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया था? तो इसका सही आंसर है मालवा अभियान के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण कर किसकी मूर्ति दिल्ली मंगवाई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विक्रमादित्य चतुर्थ की मूर्ति को इसने दिल्ली मंगवाया था उज्जैन से इल्तुतमिश ने।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि किसने उज्जैन के हिंदू मंदिरों यथा महाकाल मंदिर को लूटा और नष्ट किया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किस अभियान के बाद एक चांदी की एक संस्मारक मुद्रा प्रचलित की थी जिस पर इल्तुतमिश के साथ रजिया का नाम भी अंकित किया गया था, यानी रजिया सुल्तान का नाम अंकित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ग्वालियर अभियान 1231 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इल्तुतमिश जब ग्वालियर अभियान पर गया था तब दिल्ली का शासन उसने किसके अधिकार में छोड़ा था? तो इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, कई बार रिपीट होकर आए गए हैं। ठीक है, तो ग्वालियर अभियान पे जब गया था तो दिल्ली का जो शासन था वो रजिया सुल्तान के हाथ में था। ठीक है, और इसके बाद में जब ग्वालियर अभियान से आने के बाद में जो उसने मुद्रा चलाई थी, संस्मारक मुद्रा, ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक मुद्रा जारी की थी इल्तुतमिश ने, तो उस मुद्रा पर रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश दोनों के नाम अंकित थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के जालौर आक्रमण के समय जालौर का चौहान शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उदय सिंह। ठीक है, फैक्ट्स देखिए कि जालौर के चौहान शासक उदय सिंह ने गुजरात के बाघेला शासक के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया था, लेकिन 1228-29 में इल्तुतमिश ने जालौर दुर्ग पर आक्रमण कर उदय सिंह को अपना आधिपत्य स्वीकार करवाकर वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया था। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित करने वाला गोहिल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए फैक्ट्स देखिए कि 1227 में नाथद्वारा के निकट भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना कि बालक मां बदन जैत्र सिंह के उस युद्ध में सेनापति थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि बालक और मदन किसके सेनापति थे? इसका सही आंसर है जैत्र सिंह के सेनापति थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह को चित्तौड़ किले का प्रथम विजेता माना है तथा जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। इसके अलावा जयसिंह सूरी की हमीर मद मर्दन व समर सिंह के आबू शिलालेख में जैत्र सिंह द्वारा इल्तुतमिश को हराने की जानकारी दी गई है। ये सारे पॉइंट और याद रखना है आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस संत की सहायता से इल्तुतमिश ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेख बहाउद्दीन जकारिया की सहायता से इल्तुतमिश ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, यहाँ तक हम कंप्लीट करवाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है अपना, अगली जो समस्या थी वो गंगा यमुना दोआब की थी। तो इस समस्या के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश से संबंधित जो नेक्स्ट फैक्ट है उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। देखो टाइम तो लगता है दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट कंटेंट करा रहा हूँ। कंप्लीट कंटेंट कराने के कारण इस वीडियो को 3 पार्टों में कराना पड़ रहा है आपको। ठीक है, इल्तुतमिश का इतिहास इसकी अगली वीडियो में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट अगली वीडियो जो होंगी उनमें हम उसके प्रशासन, संस्कृति, स्थापत्य कला के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।